नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन। इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, बीटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, और अनुज गुप्ता है कमोडिटी एक्सपर्ट, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। और आगे हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जेनामणि साहब भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मुंबई में जो भारी बारिश हो रही है ये कब थमेगी और पूरे ही देश में मॉनसून का हाल क्या है, आगे की तस्वीर कैसी रह सकती है, ये उनसे बातचीत होगी। लेकिन जो भी किसान हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि वो अपनी शिकायतें, खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं हमें भेज सकते हैं वीडियो बनाकर। हर खेत की कहानी हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी से का हमसे साझा कीजिए, हमें भेजिए वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर, या फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप अपनी दिक्कतें हमें भेज सकते हैं। आपकी शिकायतों को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाई जाएगी। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की चांदी के साथ। चांदी आज भी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। अनुज जी, चांदी की तेजी आज भी बनी हुई है, क्या लग रहा है ये तेजी कहां तक एक्सटेंड होगी इस हफ्ते को लेकर? आपका आउटलुक क्या है चांदी को लेकर सर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, करीबन 14 साल के बाद चांदी ने $42 का लेवल ब्रेक किया है। और देखिए, वीकली पर्सपेक्टिव पे भी क्लोजिंग किया है और डेली पे भी अच्छा क्लोजिंग दिया है। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,29,000 के आसपास के लेवल्स हम सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। रोज नए हाईज बना रहा है। देखिए, यहाँ पर जो सपोर्ट आ रहा है वो जो आपकी बाकी मेटल्स है, इंडस्ट्रियल मेटल है, वहां से काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हमने कॉपर, जिंक, लेड, स्टील सभी के अंदर अच्छी रिकवरी आते हुए देखिए। तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ी है, तो उससे भी एक सिल्वर को सपोर्ट आया है। साथ में गोल्ड के जो प्राइस बढ़े हैं उससे भी कई हद तक सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट चल रहे हैं वो सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि क्योंकि आज इस हफ्ते देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग है 16-17 तारीख को, और ये एक टर्न अराउंड मीटिंग होगी। देखिए, इस मीटिंग में एक तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, साथ में जो फेड का इंस्टांस आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे ये पता लगेगा कि आने वाले बाकी मीटिंग्स में वो कितनी बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, यूएस की इकोनॉमी का क्या ओवरव्यू है और साथ में उनका क्या इंस्टांस है मार्केट को लेके। तो उससे काफी हद तक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो लग रहा है कि सिल्वर ने जिस तरीके से $42 का लेवल ब्रेक किया है और फंडामेंटल सपोर्टिव लग रहे हैं, तो लगता है कि आगे भी सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि सिल्वर में बाय का कॉल लिया जा सकता है। करीबन 1,28,000 के आसपास खरीदारी करें, 1,27 का स्टॉप लॉस लगाएं। मैं मान रहा हूं कि इस हफ्ते में आपको 1,30,000 के लेवल चांदी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो इस हफ्ते 1,30,000 के ऊपर चांदी जा सकती है, ऐसा अनुज जी को लगता है। आप क्या मानते हैं बिटपन, आपके लेवल से इस हफ्ते के लिए और आज के लिए क्या है चांदी में? बिटपन आपको? मैं अनुज जी से सहमति हूं और मुझे लग रहा है कि बाजार 1,30,000 ऊपर। बिल्कुल, बताइए सर। आपके ऑडियो में सर कुछ दिक्कत हो रही है, वापस से आपको रिकनेक्ट करेंगे। दिव्या, आपसे मेरा यही सवाल होगा, चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। चांदी में हमें ये साल काफी अच्छी रिटर्न्स देखने मिले, ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न देखने मिला। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 3% की रैली देखने मिली और रिकॉर्ड लेवल पे भी चल रहा है। जैसे कि अनुज जी ने कहा कि 14 ईयर के हाई पे ब्रेकआउट दिया है कॉमेक्स सिल्वर ने $42 का। अगर मैं आपको 3 से 6 महीने का व्यू दूं तो काफी जिस हिसाब से जो मोमेंटम है, अंडरटोन काफी बुलिश है। एक्सपेक्टेशन है कि जो कॉमेक्स का जो हाई लगा था $50 का, वापस से वो लेवल छूने की जो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो वो ट्रांसलेट अगर मैं एमसीएक्स में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1,55,000 का जो लेवल है वो देखने मिल सकता है हमें 3 से 6 महीनों में। ये वीक में एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कि इम्पोर्टेंट डेटा है, फेड की जो मीटिंग है, एक्सपेक्टेशन जो है कि रेट कट तो होने ही वाला है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी 25 बेसिस रेट का एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखना चाहिए। अगर इंटरडे की मैं बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 1,29,100 का। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,28,800 का रखें और टारगेट ऊपर में 1,29,500 का मेंटेन करें। तो 1,29,500 के टारगेट के लिए ये ट्रेड है चांदी में दिव्या की तरफ से। दिव्या, गोल्ड में बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि 17 सितंबर को फेड का फैसला भी आना है। हालांकि बाजार 4.25% दरों में कटौती को लेकर डिस्काउंट कर चुका है बाजार, लेकिन
कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि हो सकता है कि आधे % की भी कटौती हो। क्या लग रहा है इस बैठक से पहले गोल्ड में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या रणनीति है आपकी? गोल्ड की मैं ट्रेंड की बात करूँ तो मैं लगातार 3 हफ्तों से एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है। लास्ट वीक में भी 1.5% की हमें रैली देखने मिली थी प्राइजेस के अंदर। सेफ हेवन डिमांड है, उसके वजह से जो प्राइजेस में इन्वेस्टर का जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो डेटा जो ये लास्ट वीक के जो आए थे, जैसे कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा और जॉबलेस क्लेम डेटा, वो वीकर देन एक्सपेक्टेड है, तो उसके वजह से भी हमें गोल्ड के अंदर थोड़ा उछाल देखने मिला हुआ है। नियर टर्म तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। अगर एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि अगर जो भी इन्वेस्टर्स जिसने ये रैली मिस की हुई है, तो 1,05,000 के आसपास अगर आता है तो वो लोग वो लेवल पे वापस से री एंट्री कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल जिस हिसाब से जो मोमेंटम बना हुआ है, तो उसमें इंट्राडे का ट्रेड लेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जो रैलीज आएगी वो भी काफी बड़ी आएगी और गैप अप गैप डाउन देखने का भी हमें एक्सपेक्टेशन है। अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो 1,09,000 का जो लेवल अगर आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,08,750 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,09,300 का मेंटेन करें। गोल्ड 1,09,300 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। चलिए अनुज जी, आपके पास वापस आएंगे और विपणन की भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले मॉनसून का अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि मुंबई में कल रात से भारी बारिश हो रही है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आवाजाही की दिक्कतें हो गई, ट्रैफिक जाम की दिक्कतें हो रही है, कुछ रूट्स पे ट्रेनें भी लेट से चल रही है। तो मौसम का अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ RK जेनामणि साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मुंबई के मॉनसून का अपडेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल काफ़ी बारिश हो रही है। क्या ये बारिश आज पूरे दिन होगी, कल भी हो सकती है, या सिर्फ आज के लिए है ये? जेनामणि सर, आपसे मेरा सवाल था सर। सर आपको जेनामणि सर के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन मुंबई में हालात यही है कि दक्षिण मध्य मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है और IMD ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। हालांकि सुबह में 8 बजे के आसपास IMD की तरफ से 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया। मुंबई ही नहीं, मुंबई के आसपास के इलाके, जिसमें पुणे में रविवार रात को भारी बारिश हुई और बिजली गिरने की भी घटनाएं कुछ जगहों पर सुनने को मिली और उस वजह से वहाँ पे हालात थोड़े खराब होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पे भारी बारिश हो रही है, जिसमें कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के ये एरिया है जहाँ पे भारी बारिश देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में तो भारी बारिश हो भी रही है। तो ये अब तक की रिपोर्ट है। ऑल इंडिया बेसिस की अगर मानसून की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 1 जून से 14 सितंबर तक सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश हुई। हमारे साथ RK जेनामणि साहब हैं। सर, मुंबई को लेकर क्या रिपोर्ट है सर, क्या अनुमान है मुंबई की बारिश को लेकर, ये कब थमेगी? कल तक के लिए ये अलर्ट है, येलो अलर्ट जो आपने जारी किया था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ है जो विदर्भ के पास, तो इसके कारण से जो नॉट ओनली बॉम्बे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सारे जगह में 2 से 3 दिन हो गए बारिश जारी है। लेकिन बॉम्बे में कल वेरी हेवी रेन हुआ है, जैसे 16 सेंटीमीटर हाईएस्ट मिला है बॉम्बे में। ओके, तो ये बारिश कब तक जारी रहेगी सर? आज तो हो रही है, क्या कल के लिए भी कोई अलर्ट है क्या आपकी तरफ से? हाँ, ये 2 दिन जो है, जैसे हम लोग अपडेट करते हैं नाउकास्टिंग स्पेसिफिकली, तो उसी का ही रहेगा, जैसे फेल रहेगा, जैसे जैसे इंटेंसिफाई होगा। ओके सर, और आगे किस तरह का अनुमान है पूरे देश भर में मौसम को लेकर, क्या अनुमान है? अब तक तो 14 सितंबर तक सामान्य से ज्यादा बारिश रही है, 7%। आगे सितंबर के जो बचे हुए दिन हैं, इसमें किस तरह की बारिश की उम्मीद है? और दूसरा सवाल एक और मैं क्लब यहाँ पे करना चाहूंगा, मानसून की वापसी कब से शुरू हो रही है सर? जैसे कल हम लोग दे दिया था, जो हम लोग जैसे बोला था 14 सितंबर में तो रेन काफी लंबा 5 दिन ड्राई चला पश्चिम राजस्थान, तो हम लोग विड्रॉ किया है, तो गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक। सो देन और हम लोग का जो फर्दर दिया है फोरकास्ट की ये फर्दर विड्रॉल होगा, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, मोर पार्ट ऑफ राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ पंजाब। और उसी के साथ साथ हमारा जो फर्दर जो फोरकास्ट है, जैसे दे रहे हैं कि अभी मेनली जो है पेनिनसुलर इंडिया में रेन रहेगा, लेकिन सितंबर का जो है 30 सितंबर में फिर फर्दर अपडेट आएगा अगस्त अक्टूबर के लिए। और रेनफॉल जैसे हमने बोला था, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब हमारा जो ओवरऑल है
वो तो प्लस साइड है और सीजन का अभी तक जो है +7.5 है 2025 में। ओके, यानी इस बार अच्छी बारिश हो रही है। सर अब एक सवाल होगा, क्या अक्टूबर में भी एक्सटेंडेड रेनफॉल देखने को मिल सकता है क्या इस बार? अभी सितंबर 30 में जो फोरकास्ट आएगा ऐसे ऐसे गाइडेंस हमें फिर आप लोग को जानकारी देंगे। ओके, मतलब सभी को। सर अभी के ताजा अपडेट के हिसाब कौन कौन से ऐसे इलाके हैं देश के, कौन कौन से ऐसे राज्य या जिले हुए हैं जहां पे ज्यादा बारिश का अनुमान आप लोग की तरफ से जारी किया गया है? नहीं, अभी नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक तो मेनली कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश यही इलाका में रहेगा। धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों में तो अभी स्पेल शुरू हुआ। जैसे सभी को मालूम होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी हाई डेफिशिएंट चल रहा है। बिहार में भी -28% है। लेकिन मतलब पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली लास्ट 3 to 4 डेज बिहार में ज्यादा बारिश हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्य में हो रहा है। तो इसमें थोड़ा मेकअप हो जाएगा, लेकिन यही इलाका में मेनली बारिश जारी रहेगा। ओके सर, आखिरी सवाल, मुंबई में जिस तरह के स्पेल देखने को मिल रहे हैं, कल रात या आज दिख रही है, क्या ये आगे भी सितंबर में दिखेंगे और भी इस तरह की बारिश मुंबई में? मेरे ख्याल से शॉर्ट रेंज में वो ज्यादा हम लोग का करेक्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक तो यही है कि 2 दिन तक रहेगा और काल कम हो जाएगा। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया मुंबई, महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों में मानसून को लेकर क्या स्थिति है। और देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे राजस्थान के कुछ हिस्से, गुजरात और पंजाब, जहां से मानसून का विड्रॉल भी शुरू हो गया, धीरे धीरे वापसी भी शुरू हो गई है। लेकिन आगे क्या सितंबर के बाद भी मानसून एक्सटेंड कर सकता है? जैसा आईएमडी की डीजी से पहले बातचीत हुई तो उन्होंने इस तरह के अनुमान जताए थे कि हो सकता है कि अक्टूबर में भी मानसूनी बारिश देखने को मिले। तो इसका अपडेट, जो फाइनल अपडेट होगा, जो 30 सितंबर की इनकी रिपोर्ट आएगी वहां पर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस स्पेल में यहाँ पर महाराष्ट्र, कोंकण के जो इलाके हैं, गोवा, इसके आसपास में काफ़ी बारिश है और 3 दिनों के लिए बारिश का अनुमान जारी किया गया है। मुंबई में कल के बाद राहत मिल सकती है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों के पास वापस लौटेंगे। अनुज जी, विटूपन और हमारे साथ दिव्या गगलानी भी बने हुए हैं। अन्य कमोडिटी पे बातचीत शुरू करेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हम सोने चांदी की बात पहले कर रहे थे ब्रेक से पहले। सोने पर अनुज जी, आपकी राय अभी तक नहीं ले पाया हूं, आप बता दीजिए गोल्ड पर आपकी राय क्या है सर? देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। हालांकि थोड़ा रुका हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरबॉट हुआ है। मगर हमें लगता है कि क्योंकि आगे फेडरल रिजर्व की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट को लेके और डॉलर में वीकनेस है, तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव का ही है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 1,08,800 के आसपास खरीदारी करें। 1,08,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,09,500 तक आ सकता है। हमें लगता है कि ऊपर में $3670, $3680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉलर में वीकनेस है, उसका काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। प्लस इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग है उसकी वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स के साथ आप गोल्ड में काम करें। कच्चे तेल की चाल देखिए, आज 1% तेज है। यहाँ पर यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के एक बड़े रिफाइनरी पर हमला किया है, उससे चिंताएं बढ़ी है सप्लाई रिस्क को लेकर और साथ ही सीज फायर को लेकर जो बातचीत चल रही है वो अब इतना आसान नहीं होगा कि जो कि जिस तरह के तनाव फिलहाल दिख रहे हैं। अनुज जी बताइए, क्रूड में क्या रणनीति बनानी चाहिए अभी? देखिए डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा जियोपॉलिटिकल का टेंशन है, बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ओवर सप्लाइड है। अभी ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी सप्लाई इंक्रीज करी है, यूएस की इन्वेंट्री बढ़कर आई थी और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव ट्रेंड में क्रूड चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भाव ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। हमने देखा था लास्ट वीक भी प्राइसेस में हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिली थी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि प्राइसेस में ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पर बिकवाली के मौके ही देखने चाहिए। तो अगर कोई भी बाउंस बैक आता है ऊपर में 5610 के आसपास तक, तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5680 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि अगेन 5500 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड का ट्रेंड डाउन है, तो ट्रेंड डाउन के साथ ही जाना चाहूंगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। प्राइस की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। कच्चा तेल ऊपर में आपको बेचना है, 5500 रुपए तक फिर से आ सकता है। विटपन आप बताइए, कच्चे तेल पर आपकी राय? विश्वमन जी, आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ बिल्कुल, अब सही है। में देखिए जो रिस्क प्रीमियम है विश्वमोहन जी, बाजार नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। और लास्ट जो मीटिंग भी था नेटो की तरफ से, जिस तरह से रशिया के ऊपर फर्दर सैंक्शंस के बारे में भी डिस्कस हुआ था, तो वो थोड़ा सा मार्केट में रिस्क प्रीमियम का सिनेरियो बन रहा है रशिया का फैक्टर लेके। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है फिर एक बार बाजार 5,650 या 5,700 के लिए जाने के लिए कोशिश करेगा। तो 5,530 के आसपास मैं प्रीफर करता हूँ थोड़ा डिप्स में बाय करने के लिए। 5,450 के लिए नीचे स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर टारगेट आपका 5,650 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बाजार पुल बैक पे है। लेकिन हाँ,
ट्रेंड जो भी है ट्रेंड डाउन साइड का ही है, ऊपर लेवल पे सेल करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बॉटम लेवल के लिए रिस्क प्रीमियम के कारण बाजार में थोड़ा सा बाइंग आ सकता है। ओके, ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या दिव्या आपके पास, क्रूड में और एनजी में? दिव्या गगलानी जी, आपसे सवाल था, क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? हाँ, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो जो ओवरऑल ट्रेंड है काफी वीक से एक साइडवेज ही है, 5,400 से लेके 5,700 के बीच में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि जो न्यूज फ्लो आ रहा है काइंड ऑफ मिक्स है। एक तरफ से जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं यूएसए के वो नेगेटिव आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो सप्लाई का जो कंसर्न है, क्योंकि यूक्रेन ने जो ड्रोन स्ट्राइक किया था रशियन ऑयल रिफाइनरी पे, तो सप्लाई कंसर्न एज ऑफ नाउ थोड़े बढ़ गए हैं। और जैसे कि ट्रम्प ने अपने G7 अलाइज को भी बोला था कि जो भी रशियन ऑयल बायर्स है उन पे सैंक्शन डालने की बातें चल रही है, मोर देन 50 to 100%। तो मार्केट में एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है रिलेटेड सप्लाई। तो जब तक ये रेंज बना हुआ है 5,400 से लेके 700 के आसपास का, तो वो रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। कोई भी करेक्शन आता है तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स करे। इंट्राडे में 5,500 जो कॉल ऑप्शन है वो 90 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे बाय करे। स्टॉप लॉस हम 70 का रखे और टारगेट ऊपर में 120 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस में भी हमें एक रिकवरी देखने मिली है प्राइजेस में। तो जब तक प्राइजेस 260 के आसपास सस्टेन कर रहा है तो उसमें भी बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। तो 260 का जो कॉल ऑप्शन है वो 9 रुपीज पे बाय करें इंट्राडे में। स्टॉप लॉस जो है 7 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 12 का मेंटेन करें। ओके, तो नेचुरल गैस यहाँ पर 260 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है। यहाँ पे जो खरीदारी का लेवल क्या है सर, ये 9 पे खरीदना है ना? या 9 पे खरीदना है। 9 रुपए पे खरीदना, एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया है, उसे ध्यान ना दे, टाइपो एरर है। 9 रुपए पे खरीदना है, 12 का टारगेट है और 7 का स्टॉप लॉस है। क्रूड में 5,500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है 90 रुपए पे, 120 का टारगेट इसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स में आज एल्युमिनियम कमजोर है, आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ दिख रही है 260 रुपए के नीचे। जिंक को अगर देखें तो जिंक में तेजी है आधे % की, तो मिला जुला कारोबार है। 281 रुपए के ऊपर जिंक है। कॉपर 915 के ऊपर है। लेड सपाट है 184 रुपए के पास, लेकिन धीरे धीरे लेड की तेजी बढ़ती दिख रही है। बिटूपन, आपको क्या पसंद आ रहा है इन चारों मेटल्स में? आप कहाँ ट्रेड की सलाह दे रहे हैं? देखिए विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कॉपर में थोड़ा सा मोमेंटम है अभी, जिस तरह से तेजी आया तो यहाँ पे कॉपर थोड़ा डिप्स आने से मैं प्रीफर टू बाय 912 या 13 के आसपास मैं प्रीफर करूंगा बाय करने के लिए। 918 से 920 का मेरा टारगेट रहेगा वो रेंज, और 909 का स्टॉप लॉस रहेगा। इवन जिंक भी मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं आज के लिए कॉपर में जाने के लिए जाऊंगा। ओके, आज आप कॉपर में जाएंगे। अनुज जी, आपकी टॉपिक? हाँ देखिए विश्वमोहन जी, यहाँ पर बेस मेटल में कॉपर और जिंक में काफी अच्छी वॉलिडिटी हमने देखी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अपने एक मंथ के हाई पे दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी खरीदारी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो कॉपर और जिंक दोनों ही टॉपिक रहेंगे। कॉपर में करीबन 912 के आसपास खरीदारी करें, 907 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 920 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी करीबन 280 के आसपास खरीदारी करें, 277 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 284 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और जिंक दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड में, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। ओके, कॉपर जिंक आपकी पिक क्या है दिव्या? मेरी भी टॉप पिक कॉपर के अंदर रहेगी। कॉपर में हमें लास्ट वीक भी अच्छी रैली देखने मिली है। जो सॉफ्टर डॉलर इंडेक्स है और साथ ही साथ जो रेट का जो प्रोबेबिलिटी बढ़ी है तो उसने प्राइस को सपोर्ट दिया है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो चाइना जो है स्टिमुलस डिक्लेयर कर सकता है, तो वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। और टेक्निकली में मैं बात करूँ तो कॉपर में 910 के ऊपर का मैं क्लोजिंग ऑलमोस्ट मई 24 के बाद देखने मिला, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद एक क्लोजिंग देखने में 910 के ऊपर, तो उसे एक इंडिकेशन है कि जो अंडरटोन है प्राइजेस का काफी ज्यादा बुलिश है। इंट्राडे में अगर 913 के अगर आसपास आता है कॉपर तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 910 का रखे, टारगेट ऊपर में 917 का मेंटेन करके चले। जिंक में भी हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने मिले 280 के ऊपर, तो जिंक भी 280 के करीब अगर आता है तो वहां पे बाई करे। स्टॉप लॉस हम 278.50 का रखे, टारगेट ऊपर में 282 का मेंटेन करें। ओके विरूपन, एक छोटा जवाब आपका गोल्ड और सिल्वर पे। उस वक्त आपसे राय नहीं ले पाया था, आज और इस हफ्ते के लिए सोने चांदी में आपकी कॉल क्या है सर? विश्वमोहन जी, मैं बुलिश ही हूँ, बस थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट अहेड ऑफ द मीटिंग। पूरे सेंट्रल बैंक की मीटिंग के कारण थोड़ा डिप्स हो सकता है। सिल्वर मुझे लग रहा है 1,32,000 तक भी पॉसिबल है बाजार, 1,30,000 तो सामने है ही। और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा डीप में ही बाइंग बनेगा, गोल्ड का भी 1,10,000-11,000 तो बन जाएगा। तो अगर मुझे चांदी में बाय करना है इंट्राडे में तो 1,28,000 के आसपास बाय करूंगा, 1,29,500 का इंट्राडे टारगेट रहेगा।
और 1,27,000 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, और नॉन एग्री के बाद एग्री की बात करते हैं। जीरा आज तेज है, धनिया में भी थोड़ी खरीदारी अब लौट आई है। आप बताइए, जीरा या धनिया क्या पसंद कर रहे हैं आप, अनुज जी, या फिर हल्दी? देखिए, मसालों में हमने लास्ट वीक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट अगेन वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आए और हमने अगेन देखा कि आज जीरा और धनिया दोनों में ही एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जो रिकवरी है ये आगे कंटिन्यू रह सकती है, तो जीरा और धनिया दोनों में ही मेरा बाय कॉल रहेगा। जीरा में करीबन 19,500 के आसपास खरीदारी करें, 19,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 19,900 तक हो सकता है। और धनिया के अंदर भी करीबन 8,100 पे खरीदारी करें, 7,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 8,600 तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, एक तो निर्यात मांग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड, फेस्टिवल डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में जीरा और धनिया दोनों में ही रिकवरी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। छोटा जवाब सर, ग्वार पर दोनों दायरे में है। 5100 के आसपास ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा, 9300 के आसपास है ग्वारगम का अक्टूबर वायदा। क्या करना चाहिए यहाँ पर अनुज जी? देखिए, ग्वार में हमने लास्ट वीक में भी क्लोजिंग के टाइम पे अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। मुझे लगता है कि ये रिकवरी आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो ग्वार में करीबन 5100 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 5,040 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5200 तक देखा जा सकता है। ओके, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद वक्त होगा FNO जंक्शन का, जहां हम इक्विटी मार्केट के वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।